पिछले क्लास में हम विवर्तन के बारे में चर्चा किए थे, तो आज हम व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर बता देते हैं कि व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर क्या होता। तो व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर यानी डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस and diffraction, difference between interference and diffraction, ठीक। एक तरफ हम व्यतिकरण लिखते हैं और दूसरी तरफ विवर्तन लिखते हैं। व्यतिकरण को इंटरफेरेंस कहते हैं, और विवर्तन को डिफ्रैक्शन कहते हैं। इन दोनों में मोटा मोटी अंतर क्या है ये हम बात कर लें। तो पहला अंतर जो है, इसमें दो तरंगें, दो कोहेरेंट सोर्स से आने वाली तरंगें जब सुपर इम्पोज होती है तो व्यतिकरण का दो कोहेरेंट सोर्स से आने वाली किरणों के अध्यारोपण, आने वाली किरणों या तरंगों कर दो, आने वाली तरंगों के अध्यारोपण से होता, यानी सुपर इम्पोज होने से होता, अध्यारोपण से होता। दो कोहेरेंट सोर्स से आने वाली तरंगों के अध्यारोपण से होता। ये क्या होता कि एक ही स्रोत के दो अलग अलग बिंदु से आने वाली द्वितीयक तरंग का, एक ही स्रोत के दो अलग अलग बिंदु से आने वाली द्वितीयक तरंगिका के अध्यारोपण से होती, द्वितीयक तरंगिका के अध्यारोपण से होती है विवर्तन। इसमें क्या है कि व्यतिकरण में दीप्त फ्रिंज तथा अदीप्त फ्रिंज, दीप्त फ्रिंज तथा अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई समान होती है। इसमें क्या है कि केंद्रीय दीप्त फ्रिंज, यहाँ दीप्त फ्रिंज को उच्चिष्ट कहा जाता, तो केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई दूनी होती है द्वितीयक उच्चिष्ट से, यानी सेकेंडरी मैक्सिमा जो है, सेकेंडरी मैक्सिमा से सेंट्रल मैक्सिमा जो है वो डबल विड्थ होता उसका उच्चिष्ट से। इसमें क्या है कि सभी दीप्त फ्रिंज की तीव्रता समान होती है, सभी दीप्त फ्रिंज की तीव्रता समान होती, मतलब इक्वल इंटेंसिटी होता,
इसमें केंद्रीय उच्चिष्ट, यहाँ जो दीप्त फ्रिंज के लिए मैक्सिमम इंटेंसिटी आता है उसको उच्चिष्ट मैक्सिमा कहा जाता है। यहाँ दीप्त फ्रिंज का बात बोलते हैं। इसमें केंद्रीय उच्चिष्ट की तीव्रता, केंद्रीय उच्चिष्ट की तीव्रता द्वितीयक उच्चिष्ट से लगभग 8 गुना अधिक होता। उच्चिष्ट से लगभग 8 गुना होता, 8 गुना होता है। उसके बाद भी उच्चिष्ट की तीव्रता धीरे धीरे घटती चली जाती है। उसके बाद भी उच्चिष्ट की तीव्रता बार बार घटती चली जाती है। इसमें क्या होता, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई समान होती है। दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई समान होती है। ये जो इंटरफेरेंस होता है, इंटरफेरेंस का जो पैटर्न है यानी व्यतिकरण का प्रदीप्त क्षेत्र अधिक होता। व्यतिकरण का प्रदीप्त क्षेत्र क्या होता, अधिक होता है। और इसमें क्या है कि व्यतिकरण का प्रदीप्त क्षेत्र विवर्तन है। ये विवर्तन का प्रदीप्त क्षेत्र कम होता, विवर्तन का प्रदीप्त क्षेत्र शॉर्ट होता। यानी इसका जो पैटर्न है, डिफ्रैक्शन पैटर्न जो प्राप्त होता है यानी प्रकाशित क्षेत्र, विवर्तन का प्रदीप्त क्षेत्र कम होता है। यानी विवर्तन पे इसमें व्यतिकरण में कॉन्ट्रास्ट अधिक होता है, विवर्तन में कॉन्ट्रास्ट कम होता है। तो इसमें क्या है कि इसका जो इंटेंसिटी पैटर्न प्राप्त होता है कुछ इस तरीके से प्राप्त होता है। आप लोग अगर ग्राफ देखे होंगे तो कुछ इस तरीके का इसका ग्राफ आता है खींचने पे। और इसमें जो प्राप्त होता है ये कुछ ज़्यादा, उसके बाद सेकेंडरी और कम होता चला जाता। धीरे धीरे ये इतना कम हो जाता है कि ये जाके इंटेंसिटी शून्य के बराबर हो जाता है, इंटेंसिटी शून्य के बराबर हो जाता है। तो इस तरीके का ये व्यतिकरण और विवर्तन में कुछ अंतर है जो कि 2 मार्क्स में कभी कभी पूछा जाता है। तो वेब ऑप्टिक्स में मेनली 3 टॉपिक्स ही पढ़ना था, जिसमें से एक व्यतिकरण, दूसरा विवर्तन और तीसरा एक टर्म है पोलराइजेशंस। यानी पोलराइजेशंस क्या है उसके बारे में अगर कंप्लीट पढ़ लें तो सोचिए वेब ऑप्टिक्स का मोटा मोटी कॉन्सेप्ट क्या होगा, निकल जाएगा। तो हम पोलराइजेशंस के बारे में बात करते हैं। तो पोलराइजेशन से पहले हम एक टर्म पढ़ेंगे अनपोलराइज्ड लाइट यानी अध्रुवित प्रकाश। तो अध्रुवित प्रकाश क्या है उसके बारे में हम पढ़ें। तो अनपोलराइज्ड लाइट इसको बोलते हैं अध्रुवित प्रकाश। इसमें क्या होता है कि ये सिंपल सनलाइट है जिसमें कि विद्युत चुंबकीय तरंगें सभी संभव दिशाओं में कंपित करता रहता है। जैसे मान लीजिए किसी सोर्स से आने वाली प्रकाश की किरणें, यानी सिंपल प्रकाश की किरण है, वो सन का लाइट भी हो सकता है या किसी अदर सोर्स का भी लाइट हो सकता है। तो हम मान लेते हैं ये एक प्रकाश की किरणें हैं। ये प्रकाश की किरणें जब आती है, अगर ये साधारण प्रकाश की किरणें हैं तो इसके विद्युत वेक्टर सभी संभव दिशाओं में कंपित करता रहता है। इसके विद्युत वेक्टर सभी संभव दिशाओं में कंपित करता रहता है। इसी को हम लोग अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, अध्रुवित प्रकाश कहते हैं, अध्रुवित प्रकाश कहते हैं।
ये सभी संभव दिशाओं में कंपित करता रहता, ये क्या कहलाता? अध्रुवित प्रकाश कहलाता है। अध्रुवित प्रकाश का सिंबल ऐसा भी होता, या कई बार अध्रुवित प्रकाश को इस तरीके से नहीं दिखा करके केवल एक लाइन वाइब्रेट करने वाला हम दिखाते हैं, ये ऊपर नीचे, और नीचे जो है यहाँ गोल स्पेस बना देते हैं, ये गोल बिंदी। इसका मतलब समझ लें कि ये विद्युत वेक्टर जो कंपित कर रहा है ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ये जस्ट लाइक बॉल बेरिंग के तरीके किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो अध्रुवित प्रकाश का संकेत ये भी है, और ये भी अध्रुवित प्रकाश का ही संकेत है। अध्रुवित प्रकाश होता क्या? अनपोलराइज्ड लाइट, मतलब साधारण प्रकाश की किरणें में विद्युत वेक्टर किसी भी संभव दिशा में, मतलब ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में कंपित करता हुआ नज़र आता है। तो इसी को हम लोग अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। साधारण प्रकाश की किरणों में विद्युत वेक्टर सभी संभव दिशाओं में, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में ये वाइब्रेट करता रहता है। ये था अध्रुवित प्रकाश। और एक होता ध्रुवित प्रकाश। ध्रुवित प्रकाश क्या होता है? ये पोलराइज्ड लाइट है, ये पोलराइज्ड लाइट है। इसमें क्या होता है कि प्रकाश की किरणें किसी एक खास डायरेक्शन में कंपित करता हुआ नज़र आएगा। जैसे मान लीजिए ये केवल ऊपर नीचे अगर कंपित कर रहा है तो केवल किसी एक डायरेक्शन में ही ये बिंदी नहीं लगाएंगे, तो किसी एक डायरेक्शन में ही ये वाइब्रेट करता हुआ नज़र आता है। किसी एक डायरेक्शन में ही ये वाइब्रेट करता हुआ नज़र आता है। इसको हम लोग बोलते हैं ये ध्रुवित प्रकाश। कई बार ध्रुवित प्रकाश का डायग्राम इस तरीके से नहीं बना करके सिंपल ये लाइन खींच देंगे और ये प्रकाश की किरणें स्थिति यहाँ बिंदी लगा देते हैं। बिंदी लगाने का मतलब है ये केवल एक ही डायरेक्शन में कंपित कर रहा है, किसी एक ही डायरेक्शन के अलोंग ये कंपित कर रहा है। मतलब ये एक अध्रुवित प्रकाश है, सॉरी ये एक ध्रुवित प्रकाश है, केवल एक ही डायरेक्शन के अलोंग कंपित कर रहा है। इसमें क्या होता था? ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में वाइब्रेट करता था। या तो ध्रुवित प्रकाश को इस तरीके से सिंबल से दिखाएंगे, या नहीं तो इस तरीके से दिखाएंगे। ऊपर वाला दोनों अध्रुवित प्रकाश का डायग्राम है, और नीचे क्या है, दोनों में अंतर क्या है? यहाँ गोल बिंदी लगा दिए और यहाँ बिंदी नहीं लगा हुआ, केवल ऊपर नीचे वाइब्रेट, किसी एक खास डायरेक्शन वाइब्रेट कर रहा। तो अब है कि ध्रुवन किसको बोलते हैं? तो ध्रुवन किसको कहते हैं? ध्रुवन को बोलते हैं पोलराइजेशंस। ध्रुवन को क्या बोलते हैं? पोलराइजेशंस। तो पोलराइजेशंस के बारे में समझेंगे। जब अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदल दिया जाता है, या अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलने की प्रक्रिया ही ध्रुवन कहलाता है। क्या बोले? अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में जो कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, इसी को ध्रुवन यानी पोलराइजेशंस कहते हैं। कोई पूछेगा ध्रुवन क्या होता? तो ध्रुवन अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलने की क्रिया या कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? पोलराइजेशंस कहते हैं। तो अच्छा, ये ध्रुवन होता किससे? एक डिवाइस आता पोलराइड। एक डिवाइस क्या आता? पोलराइड। पोलराइड क्या? यह एक प्रकाशीय युक्ति है। इसको अंग्रेजी में लिखें या हिंदी में लिखें, पोलराइड ही हम लोग लिखते हैं। पोलराइड क्या? यह एक प्रकाशीय युक्ति है जो अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलने का काम करता है। यह एक क्या है? यह एक प्रकाशीय युक्ति है जो अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलने का काम करता है। तो चलिए, ये पोलराइड्स है। हालांकि पोलराइड के उपयोग के बारे में भी हम बाद में आएंगे, पोलराइड का क्या उपयोग है। तो इसमें एक पोलराइजर्स और एनालाइजर्स वगैरह भी आता है। ये पोलराइजर्स क्या है? पोलराइजर का काम होता है कि अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में कन्वर्ट कर देना, और एनालाइजर एक विश्लेषक होता है जिससे हम उसको स्टडी करते हैं, यानी अनपोलराइज्ड लाइट को जो पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट किए तो उसके एक्सिस ऑफ वाइब्रेशंस को हम लोग चेक करते हैं कि एक्सिस ऑफ वाइब्रेशंस क्या है। तो चलिए, ये था ध्रुवन क्या है। तो ध्रुवन कुछ नहीं, यह एक प्रक्रिया है जिससे अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में हम बदलते हैं। ये कैसे होता? तो एक पोलराइड नाम का एक डिवाइस होता है। यह एक प्रकाशीय युक्ति है जिससे
अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में हम लोग बदलते हैं। इसके अलावा भी एक निकोल प्रिज्म है, उससे भी अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में हम लोग बदलते हैं। अब एक टर्म्स है ध्रुवन कोण। ध्रुवन कोण के बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं। ये पोलराइजिंग एंगल, ये भी बड़ा काम का कॉन्सेप्ट है। ध्रुवन कोण क्या होता है? पोलराइजिंग एंगल। इसी ध्रुवन कोण का एक और नाम है, इसी को ब्रूस्टर कोण भी कहते हैं। ब्रूस्टर कोण यानी ब्रिस्टर्स एंगल। ध्रुवन कोण को ही ब्रिस्टर्स एंगल कहते हैं, याद रखेंगे। इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट कई बार सीबीएसई बोर्ड में भी आया है और बिहार बोर्ड में भी ये इम्पोर्टेंट माना जाता है और कई बार आता भी है ये क्वेश्चन। तो ध्रुवन कोण यानी पोलराइजिंग एंगल, ब्रिस्टर्स एंगल, ये क्या होता है? हम बात करते हैं जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश का सिंपली अपवर्तन हो जाता है। और दर्पण की डिफिनेशन बताए थे कि एक ऐसा परावर्तक सतह जिस पे प्रकाश की किरणें पड़ती है तो परावर्तित हो जाती है। तो बता दें, कोई भी वस्तु 100% प्रकाश की किरण को परावर्तित कर दे या कोई भी माध्यम में 100% प्रकाश की किरण अपवर्तित हो जाए, मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला जाए, ऐसा होता नहीं है। कुछ किरणें, जैसे मिरर, दर्पण क्या होता है कि लगभग 100% किरण को परावर्तित कर देता है, लेकिन वो भी कुछ न कुछ परसेंट है जो एब्जॉर्ब कर लेता। तो जैसे एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रकाश की किरणें जाती है तो होता क्या कि कुछ किरणें वो अवशोषित कर लेती है, कुछ किरणें आर पार यानी ट्रांसमिट होके चली जाती है और कुछ किरणें परावर्तित भी हो जाती है। तो अवशोषित होने की मात्रा थोड़ा कम है, जिसके बारे में हम लोग बात करते नहीं हैं। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो परावर्तन तो कुछ मतलब अपवर्तन तो होता ही है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ज़्यादातर जाने की वजह से ज़्यादातर प्रकाश की किरणों का अपवर्तन हो जाता है, लेकिन कुछ प्रकाश की किरणें हैं जिसका क्या हो जाता है? परावर्तन हो जाता है। तो खैर परावर्तन और अपवर्तन दोनों होता है, तो उसके बारे में हम आगे आएंगे, ब्रिस्टर्स एंगल के बारे में बात करेंगे। तो देखेंगे, ये मान लेते हैं कि एक माध्यम 1 है, यानी कोई मीडियम 1 है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो कुछ हो सकता है, μ1 μ2 कर सकते हैं। ये एक मीडियम 2 है और ये माध्यम 2 है, कोई दूसरा माध्यम है, ये माध्यम 1 है। अच्छा, माध्यम 1 को हम हवा ही कर देते हैं चूँकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो जाएगा। जैसे प्रकाश की किरणें आएंगी तो प्रकाश की किरणें आई तो ये एक आपतन बिंदु होगा। आपतन बिंदु पर हम क्या खींचेंगे? अभिलंब। आपतन बिंदु पर हम क्या खींचेंगे? अभिलंब। तो ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है ये आपतन कोण आई। आपतन कोण आई। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो प्रकाश की किरणें अपनी दिशा को बदलती है। तो दिशा को बदलेगी तो मान लेते हैं कि ये जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो प्रकाश की किरणें जो अपना दिशा बदलती है इस तरीके से अभिलंब की ओर मुड़ गई, ये अपवर्तन कोण आर हो गया। ठीक। अच्छा, ये जो मीडियम 1 है, मीडियम 1 को हमने हवा मान लिया, तो हवा मानने की वजह से क्या होगा कि इसका अपवर्तनांक 1 हो जाएगा। तो ये मीडियम 2 है, इसका अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? म्यू। तो इसका अपवर्तनांक हम लिख सकते हैं, ये 1 हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 क्या हो जाएगा? 1। और ये कोई दूसरा माध्यम है तो दूसरे माध्यम को सिंपल मीडियम कर देते हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया? म्यू। तो ये ध्रुवन कोण क्या है? तो एक मतलब विरल माध्यम में जब प्रकाश की किरणें आपतित होती है तो सघन माध्यम में कुछ अपवर्तित किरण चली ही जाती है, लेकिन इसका कुछ न कुछ अंश परावर्तित हो जाती है। कुछ न कुछ अंश क्या होता? परावर्तित हो जाता। तो ये साधारण अगर प्रकाश की किरणें हैं तो ये अध्रुवित प्रकाश होगी। तो अध्रुवित प्रकाश में क्या होता है कि विद्युत वेक्टर सभी संभव दिशाओं में कंपित करता रहता है। इसके विद्युत वेक्टर क्या होते हैं? सभी संभव दिशाओं में कंपित करता हुआ नज़र आता है। तो ये सभी संभव दिशा में क्या हो रहा है? कंपित हो रहा है ये विद्युत वेक्टर। ठीक। लेकिन ये जो अपवर्तित किरण है, ये अपवर्तित किरण सभी संभव दिशाओं में, ये तो पूर्णतः अध्रुवित प्रकाश है।
और ये आंशिक रूप से अध्रुवित प्रकाश होते हैं। ये आंशिक रूप से अध्रुवित प्रकाश होते हैं। ये क्या अध्रुवित प्रकाश है, ये कंप्लीटली अध्रुवित प्रकाश है, अनपोलराइज्ड लाइट है। और ये क्या ध्रुवित प्रकाश है, ध्रुवित आंशिक रूप से ध्रुवित आंशिक पार्शियली पोलराइज्ड कर सकते हैं, आंशिक ध्रुवित। तो कुछ ध्रुवित भी होगा, कुछ ध्रुवित नहीं भी होगा। और ये क्या होता है, ये फुल्ली पोलराइज्ड होता है, ये फुल्ली पोलराइज्ड होता है। मतलब इसके जो विद्युत वेक्टर हैं किसी एक ही दिशा में कंपित करेंगे। हमने आपको अध्रुवित प्रकाश का भी 2 सिंबल बताया था और ध्रुवित प्रकाश का भी 2 सिंबल बताया था। तो ये ध्रुवित प्रकाश होगा, पूर्णतः ध्रुवित कर सकते हैं। ये क्या पूर्णतः ध्रुवित, मतलब जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो कुछ किरणों का अपवर्तन तो होता ही है, लेकिन कुछ किरणों का परावर्तन भी होता है। अच्छा, तो ये ध्रुवन कोण होता क्या? तो ध्रुवन कोण विरल माध्यम में बना एक ऐसा आपतन कोण जिसके लिए परावर्तित किरण पूर्णतः समतल ध्रुवित हो। पूर्णतः समतल मतलब फुल्ली प्लेन पोलराइज्ड अगर हो गया तो इसी आपतन कोण को हम ध्रुवन कोण कहते हैं। ये अगर आईपी है तो ये भी निश्चित रूप से क्या हो जाएगा आईपी, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है और ये अपवर्तन कोण है आर। और हम खास बात एक बता दें कि ऐसी स्थिति में ध्रुवन कोण के लिए मतलब परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है ये 90 डिग्री का कोण बनता है, जो कि समकोण होता है। याद रखेंगे, सीबीएसई बोर्ड कई बार ये क्वेश्चन पूछता है, प्रूफ करे कि ध्रुवन कोण के लिए यानी ध्रुवन कोण के लिए परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण के बीच बना कोण 90 डिग्री होता है। यानी जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही हो तो दोनों बात होती है, अपवर्तन भी होती है, परावर्तन भी होती है। तो ध्रुवन कोण के लिए जिस समय परावर्तित किरण पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाए और ये अपवर्तित किरण आंशिक रूप से ध्रुवित होता है, तो परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है ये 90 डिग्री का होता है। इसको प्रूफ करने के लिए कहा जाता है। यार बिहार बोर्ड में प्रूफ करने के लिए पूछता नहीं है तो हम लोग मान लेते हैं। अच्छा, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा ध्रुवन कोण के लिए परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है, तो 2-3 ऑप्शन दे देगा, 90 डिग्री, 0 डिग्री, 180 डिग्री, कुछ नहीं कहा जा सकता इस तरीके से। तो हम ध्रुवन कोण को डिफाइन कर रहे थे या ब्रिस्टर कोण। इसी ध्रुवन कोण को ब्रिस्टर का कोण भी कहते हैं। ये क्या है कि विरल माध्यम में बना एक ऐसा आपतन कोण जिसके लिए परावर्तित किरण, विरल माध्यम में बना एक ऐसा आपतन कोण जिसके लिए परावर्तित किरण पूर्णतः समतल ध्रुवित हो रहा हो, तो इसी आपतन कोण को हम लोग ध्रुवन कोण कहते हैं और इसी को पोलराइजिंग एंगल कहते हैं, जिसको आईपी से डिनोट किया जाता है। आईपी से डिनोट किया जाता है। अब इसी में एक टर्म आता है ब्रिस्टर्स लॉ, यानी ब्रूस्टर का नियम। ब्रूस्टर का नियम, इसी को बोलते हैं ब्रिस्टर्स लॉ। ये भी बड़ा काम का चीज़ है, ब्रिस्टर्स लॉ। ये ब्रिस्टर्स लॉ क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये ब्रिस्टर्स लॉ कहता है, इसी ध्रुवन कोण के लिए ये ब्रिस्टर का नियम भी आता है। तो ये लॉ कहता है कि ध्रुवन कोण की स्पर्शज्या, ये आईपी क्या ध्रुवन कोण, तो ध्रुवन कोण की स्पर्शज्या तो 10 IP इज इक्वल टू म्यू। 10 IP इज इक्वल टू म्यू। मतलब एक लाइन में अगर कहें तो ध्रुवन कोण के स्पर्शज्या सघन माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। ध्रुवन कोण की, ये आईपी क्या ध्रुवन कोण, ध्रुवन कोण की स्पर्शज्या हम बता दें, साइन को बोलते हैं, साइन को बोलते हैं जया, कॉस को बोलते हैं कोजया और टेन को बोलते हैं स्पर्शज्या। इस बात का कई बार उपयोग हम फिजिक्स में किए हैं। साइन को क्या बोलते हैं जया, कॉस को बोलते हैं कोजया और टेन को बोलते हैं स्पर्शज्या। तो हमने क्या कहा, ध्रुवन कोण की स्पर्शज्या सघन माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है।
अच्छा, सघन माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है, यही क्या है, ब्रिस्टर्स का नियम। कोई कहेगा सर इस बात को आप प्रूव करो कि सघन ये ध्रुवन कोण की जो स्पर्श ज्या है सघन माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। तो इसको आसानी से प्रूफ किया जा सकता है, देखेंगे हम लोग कैसे करेंगे। तो ये डायग्राम यही है, ये आपतन कोण, ये ध्रुवन कोण IP है। तो ध्रुवन कोण, अगर आपतन कोण I है तो परावर्तन कोण R, तो आपतन कोण परावर्तन कोण के R के बराबर होगा। आपतन कोण IP है तो ये भी IP हो जाएगा, और ये R हमने माना है। तो किसी एक रेखा के एक ही ओर का जो बना कोण होता 180 डिग्री होता। तो हम स्नेल का नियम लगाएंगे। किसका नियम लगाएंगे? स्नेल का नियम। तो स्नेल का नियम जैसे ही लगाएंगे तो ये क्या कहता है, तो स्नेल का नियम साइन I बटे साइन R इज इक्वल टू म्यू। तो साइन I इज इक्वल, साइन I और साइन R का जो अनुपात है, साइन I और साइन R, मतलब ये स्नेल का नियम कहता था आपतन कोण की स्पर्श ज्या और अपवर्तन कोण की स्पर्श ज्या का अनुपात अपवर्तनांक के बराबर होता, यानी नियत होता। नियत किसके बराबर होता? सघन माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता। अच्छा, इसी में I का जो मान है यहाँ IP है, और R क्या हो जाएगा? तो R के बारे में देखेंगे। तो किसी एक रेखा के ओर बना कोण, किसी एक रेखा पर एक ही ओर की जो बना कोण होता है 180 डिग्री होता है। ये मान लीजिए अभिलंब है, तो अभिलंब के एक ही ओर का बना कोण, ये अगर IP हो गया, ये कितना हो जाएगा IP, और ये कितना हो गया R। और हम आपको बोले थे कि ध्रुवन कोण के लिए परावर्तित प्रकाश, मतलब परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये कितना हो गया 90। तो ये IP R और ये 90, ये तीनों मिलके कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो R इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 90 और माइनस IP, तो हो जाएगा 90 माइनस IP, ये अपवर्तन कोण R। तो साइन IP बटे साइन R, तो साइन R को हम क्या बोलते हैं? साइन R को जो हम बोलते हैं ये 90 माइनस IP, तो साइन 90 माइनस थीटा, तो ये क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा, तो ये होगा कॉस थीटा। और साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस IP, तो ये क्या हो जाएगा कॉस IP। तो साइन IP बटे कॉस IP, तो ये क्या हो जाएगा 10 IP, तो क्या हो जाएगा 10 IP इज इक्वल टू म्यू। मतलब ध्रुवन कोण की जो स्पर्श ज्या होता है ये अपवर्तनांक के बराबर होता है। इस बात को भी हमने प्रूफ कर दिया। अगर मान लीजिए इस बात को भी अगर प्रूफ करना हो कि परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है, इस बात को प्रूफ करो, तब उसके लिए हम क्या करेंगे, ये ब्रिस्टर्स के नियम को लेके चलेंगे और उधर से स्नेल के नियम को लेके आएंगे और दोनों को कंपैरिजन कर देंगे। तो ऑटोमेटिक इन दोनों के बीच कितना एंगल आता है, तब उस समय ये चीज़ हम उपयोग नहीं करेंगे। तो ऑटोमेटिक इन दोनों के बीच कितना एंगल आता है वो प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए अभी जो हम बात किए, ये ब्रिस्टर का एंगल क्या होता है, ब्रिस्टर्स लॉ क्या है, उससे पहले जो हम बात किए थे विवर्तन और दो व्यतिकरण में क्या अंतर होता है, उस अंतर के बारे में हम बात किए थे। अब हम एक छोटा सा टर्म और बात करेंगे। ये पोलराइड जो बोले थे, पोलराइड एक डिवाइस है। जो डिवाइस क्या होता है, पोलराइड एक डिवाइस है जो कि अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलता है। उसके अलावा एक निकोल प्रिज्म नाम का भी एक डिवाइस होता है। निकोल प्रिज्म भी एक प्रिज्म है, एक प्रकार का प्रिज्म है, वो भी एक विशेष तरीके से मैन्युफैक्चर किया जाता, तो वो भी अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलता। वो कई बार पूछेगा निकोल प्रिज्म किस सिद्धांत पर आधारित होता, तो हम बता दें निकोल प्रिज्म द्वि अपवर्तन के सिद्धांत पे काम करता, द्वि अपवर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। तो उससे जब प्रकाश की किरणें जाती है तो एक किरण का अपवर्तन हो जाता है, एक किरणों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। तो उसमें जो एक किरण अपवर्तन के नियम का पालन करता है उसको हम लोग ऑर्डिनरी रे कहते हैं, यानी साधारण किरण कहते हैं। एक रे जो प्रकाश की किरणों का मतलब अपवर्तन के नियमों का पालन नहीं करता है उसको हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे कहते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे यानी असाधारण किरणें।
निकोल प्रिज्म में जो एक दो प्रिज्म को जोड़ करके बनाया जाता है, तो उसमें जो एक दो प्रिज्म को जोड़ते हैं तो जोड़ने के लिए ट्रांसपेरेंट ग्लू का उपयोग किया जाता है, जिसको हम लोग कनाडा बाल्सम कहते हैं। तो उसमें जो प्रकाश के नियम का पालन करता है, यानी अपवर्तन के नियम का पालन करता है साधारण किरणें, तो और एक असाधारण किरणें होती है जो नियम का पालन नहीं करता। तो उसमें भी जो पूर्ण आंतरिक जिसका परावर्तन हो जाता है वो जो होता है पोलराइड यानी ध्रुवित प्रकाश होती है। ये निकोल प्रिज्म के बारे में हमने मौखिक ही बोल दिया, चूँकि निकोल प्रिज्म अब बहुत ज़्यादा फोकस करके पूछा नहीं जाता कई बार, लेकिन पूछ देता निकोल प्रिज्म किस सिद्धांत पे काम करता है। तो याद रखना ये द्वि अपवर्तन के सिद्धांत पे काम करता है, तो द्वि अपवर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। अब हम पोलराइड के उपयोग के बारे में बात कर लें। ये पोलराइड का क्या क्या उपयोग है। पोलराइड एक डिवाइस होता था जिससे अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में हम लोग बदलते थे। ये पोलराइड के बारे में अगर हम बात करें तो ट्रेन के एसी कोच या हवाई जहाज़ की खिड़की में पोलराइड के शीशे का उपयोग किया जाता है। क्यों करते हैं? क्योंकि ये बाहर से आने वाली प्रकाश की किरणों को ध्रुवित मतलब अध्रुवित प्रकाश की किरणों को ध्रुवित कर देता है, जिससे प्रकाश की तीव्रता जो है, ये विद्युत वेक्टर जो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में वाइब्रेट करता हुआ आता है, तो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में जो वाइब्रेट करता हुआ आता है और ध्रुवित प्रकाश, इसको किसी एक डायरेक्शन में पोलराइज कर देता है, मतलब किसी एक रिस्ट्रिक्ट करता है कि किसी एक ही डायरेक्शन के लॉन्ग ये कंपित करता हुआ नजर आए। तो इससे जो है प्रकाश की तीव्रता कम होती है। मतलब जो ट्रेन के बाहर प्रकाश की तीव्रता है वो प्रकाश की तीव्रता ट्रेन के अंदर कम जाएगी, जो एरोप्लेन के बाहर प्रकाश की तीव्रता है वो कम जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें जो विद्युत वेक्टर ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा था और उसके अंदर जो प्रवेश करता है ये अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदल देता है। इसमें केवल किसी खास डायरेक्शन के अलोंग ही विद्युत वेक्टर कंपित करता हुआ नज़र आता है। तो ये कारण है कि ट्रेन और हवाई जहाज़ में पोलराइड के शीशे का उपयोग किया जाता है। दूसरे उपयोग की बात करें हम तो 3D मूवी देखने में जो हम लोग चश्मे का उपयोग करते हैं, 3D मूवी यानी 3 डायमेंशनल मूवी को देखने में जो हम चश्मे का उपयोग करते हैं, विशेष तरीके का चश्मा लगाया जाता है, वो भी पोलराइड का बना होता है वो चश्मा, तो 3D मूवी देखने में करते हैं। उसके अलावा जो पोलराइड का उपयोग किया जाता है तो हम लोग फोटोग्राफी में कुहासे के समय अंधेरे में जो फोटोग्राफी के लिए एक विशेष तरीके का लेंस लगाते हैं, उसमें भी पोलराइड के शीशे का उपयोग किया जाता है। धुंधले मतलब धुंध में भी ये ज़्यादा क्लियर इमेज बना पाने की क्षमता रखता है, क्योंकि इसमें जो प्रकाश की किरणें आती है वो अध्रुवित होती है। इसके अलावा ग्लेयर यानी चकाचौंध से बचने के लिए, जैसे मान लीजिए कि कहीं लाइट बहुत ज़्यादा आता है, तो बहुत ज़्यादा लाइट आता है तो आँख चकाचौंध हो जाता है, डेजलिंग ऑफ आई होता है, तो उस ग्लेयर से बचने के लिए जो पोलराइड के चश्मे का उपयोग किया जाता है। तो जैसे ग्लेयर से बचने के लिए भी हम लोग उसका उपयोग करते हैं। एक फोटोक्रोमिक चश्मा होता है जिसको हम लोग फोटोक्रोमिक चश्मा, ये धूप में क्या होता है कि काला जैसा दिखने लगता है, तो ये फोटोक्रोमिक चश्मा भी पोलराइड्स का ही बना होता है। ये भी क्या करता है कि जैसे इस पे प्रकाश की किरणें पड़ती है तो इसका पोलराइड फैल जाता है और बाहर से आने वाली प्रकाश की किरणों को अध्रुवित प्रकाश को ये ध्रुवित प्रकाश में बदल देता है। मतलब बाहर से जो प्रकाश की किरणें आती है वो साधारण किरणें आती हैं, तो सभी अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में ये कन्वर्ट कर देती है। तो ये था पोलराइड का उपयोग। तो और भी उपयोग आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक और टर्म का जिसको हम लोग बोलते थे माइलस लॉ। माइलस लॉ, इसको हिंदी में माइलस का नियम लिख देता है। माइलस का नियम, ये माइलस का नियम है क्या है इसके बारे में भी हम बात करते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक पोलराइड्स है। पोलराइड में क्या होता है कि इसका एक ऑप्टिकल एक्सिस होता है। इस ऑप्टिकल एक्सिस सोचो जस्ट लाइक के दरवाज़ा है,
इस एक्सिस के अलोंग अगर कोई वाइब्रेट करता हुआ विद्युत वेक्टर है तो केवल वही पास करेगा, बाद बाकी सबको एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे मान लीजिए इसे प्रकाश की किरणें को हम भेज रहे हैं, तो साधारण प्रकाश की किरणें हैं तो इसके जो विद्युत वेक्टर हैं सभी संभव दिशाओं में कंपित करता हुआ नज़र आएगा। इसको जो विद्युत वेक्टर हैं सभी संभव दिशाओं में कंपित करता हुआ नज़र आएगा। लेकिन जैसे ही इस पोलराइड से होकर के गुजरेगा, जैसे इस पोलराइड से होकर के गुजरेगा तो ये सभी कंपित होने वाली विद्युत वेक्टर को ये रिस्ट्रिक्ट करेगा। केवल वही विद्युत वेक्टर इस पोलराइड से पार हो पाएगा जो ये ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल हो, तो किसी एक खास डायरेक्शन में ये कंपित करता हुआ नज़र आएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं पोलराइजर्स। पोलराइजर यानी ध्रुवक। क्यों? क्योंकि ये अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलने का काम किया। कैसे? तो इस ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल जो विद्युत वेक्टर कंपित करता हुआ जाएगा, केवल वही विद्युत वेक्टर बाहर जा पाएगा। और यहाँ एक एनालाइजर लगाते हैं। जैसे मान लीजिए ये भी पोलराइड ही होता है। इसको एनालाइजर इसलिए कहते हैं कि चूँकि यहाँ हम लोग आँख रख के विश्लेषण करने का कार्य करते हैं। तो इसका मान लीजिए इसके एक्सिस से इसका एक्सिस कुछ एंगल बना रहा होगा। इसका एक्सिस पूर्णतः वर्टिकल था और इसका एक्सिस और इसके एक्सिस के बीच मान लेते हैं एंगल थीटा। इसके एक्सिस के बीच एंगल क्या है? थीटा। तो ये क्या? पोलराइजर्स। और ये क्या? एनालाइजर। एनालाइजर को अंग्रेजी में एनालाइजर कहते हैं और हिंदी में विश्लेषक कहते हैं। पोलराइजर इसको ध्रुवक कहते हैं हिंदी में। तो जैसे मान लीजिए ये प्रकाश की तीव्रता I0 हो, चूँकि ये पूर्णतः अध्रुवित प्रकाश है, और इसकी प्रकाश की तीव्रता I1 कर देते हैं और इसकी प्रकाश की तीव्रता I2 कर देते हैं। तो देखो ये क्या कहता है मेलस का नियम। कहता है कि किसी पोलराइजर से निकलने वाली प्रकाश की किरणें की जो तीव्रता होती है, ये दोनों एक्सिस यानी ऑप्टिकल एक्सिस के बीच बने कोण की कोजया के वर्ग के समानुपाती होता। कोजया के वर्ग के क्या होता? समानुपाती होता है। एक पोलराइजर है और ये एक एनालाइजर है। यानी पोलराइजर और एनालाइजर के ऑप्टिकल एक्सिस के बीच बने कोण क्या है? थीटा। पोलराइजर का एक्सिस ये है, एनालाइजर का एक्सिस ये है। पोलराइजर के एक्सिस और एनालाइजर के एक्सिस के बीच बने कोण की कोजया के वर्ग के समानुपाती होता है क्या? इससे निकलने वाली प्रकाश की तीव्रता। तो इस एनालाइजर से होकर के जो प्रकाश की तीव्रता जो निकली I2, ये I2 क्या होगा? I2 क्या होगा? पोलराइजर और एनालाइजर के बीच यानी ध्रुवक और विश्लेषक के अक्ष के बीच, प्रकाशीय अक्ष के बीच बने कोण की कोजया के वर्ग के समानुपाती होता। यहाँ समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, समानुपाती नियतांक के रूप में I1 आएगा कोस स्क्वायर थीटा। अगर मान लीजिए कि इस एक्सिस पोलराइजर का एक्सिस वर्टिकल है और एनालाइजर का एक्सिस हॉरिजॉन्टली कर दें, तो दोनों के बीच का जो एंगल है ये 90 डिग्री हो जाएगा। और जैसे एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तो प्रकाश की तीव्रता क्या हो जाएगी? 0। मतलब अगर इसका ऑप्टिकल एक्सिस वर्टिकल्स है और इसके ऑप्टिकल एक्सिस को हॉरिजॉन्टल कर दें, तो दोनों के ऑप्टिकल एक्सिस के बीच 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो cos 90 क्या होता है? 0। यानी इससे एक भी प्रकाश की किरणें पास नहीं करेगी। उसी तरीके से इन दोनों के बीच अगर रिलेशन देखना चाहें तो I1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos स्क्वायर थीटा यहाँ लिख सकते थे। तो यहाँ I1 इक्वल टू I0 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये मेलस का नियम था। आप देखे होंगे कि मेलस का नियम ये किसी एक पोलराइड से होकर के जब प्रकाश की किरणें गुजरती है तो किस तरीके से इसकी इंटेंसिटी चेंज करती है। तो ये इंटेंसिटी का रिलेशंस है, ये निवेशी प्रकाश की तीव्रता है और ये निर्गत प्रकाश की तीव्रता है। तो निवेशी प्रकाश की तीव्रता और निर्गत प्रकाश की तीव्रता के बीच क्या संबंध है, इसी के बारे में मेलस का नियम मतलब मेलस के बताते हैं। तो आज भर हम इतना ही छोड़ते हैं। अब अगले एपिसोड में हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स के लिए हम फिर से कभी चर्चा करेंगे। बाय बाय।